क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमयी होता है और इसका मुख्य कारण है उनका दुनिया से कटकर जीना। वे सारे भौतिक सुख छोड़कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य आते हैं। पर लाखों की तादाद में आए ये साधु आखिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, चलिए जानते हैं। हाइलाइट्स। कुंभ मेले में नागा साधु सनातन धर्म की तपस्वी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और वे विशेष रूप से इस आयोजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को स्नान का पहला अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। नागा साधुओं की दीक्षा और वर्गीकरण प्रमुख कुंभ आयोजनों में होता है, जैसे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। कई नागा साधु धार्मिक यात्राओं के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों और मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि कुछ साधु सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है, जो धार्मिक लाभ पाना चाहता है। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु, जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। वे कुंभ के प्रमुख आकर्षण और आध्यात्मिक आयोजन का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन के कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा जा सकता है। वो कुंभ मेले में कैसे आते हैं और वहां से कैसे जाते, ये एक रहस्य जैसा है, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से आते जाते नहीं देखा। लाखों की तादाद में ये नागा साधु बिना कोई वाहन या पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों को नजर आए कुंभ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि वे हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में दो सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा है, जो वाराणसी में है। ज्यादातर नागा साधु यहाँ से भी आते हैं। अक्सर नागा साधु त्रिशूल धारण करते हैं और अपने शरीर को राख से ढकते हैं। वे रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल जैसे पारंपरिक परिधान भी पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान का अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसके बाद वे सभी अपने अपने रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। उनकी ये रहस्यमयी दुनिया कहाँ है, चलिए जानते हैं। कुंभ के बाद नागा साधुओं का जीवन अपने मठ, अखाड़ों में। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधुओं वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। गुप्त और एकांत साधना। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या अन्य शांत और एकांत स्थलों में जाकर साधना और तप करते हैं। वे कठिन तपस्याओं और ध्यान में समय बिताते हैं, जिसे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सार्वजनिक रूप से तभी आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। तीर्थ स्थानों पर निवास। कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में निवास करते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होती है। यही नागाओं का वर्गीकरण भी होता है, जैसे कि प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राजराजेश्वर, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। धार्मिक यात्राएं। नागा साधु भारत भर में धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वे विभिन्न मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अज्ञात जीवन में विलीन नागा साधुओं में से कई गुप्त रूप से रहते हैं और सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें समाज से अलग और स्वतंत्र बनाती है।
कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के खुद को कैसे जीवित रखते हैं नागा साधु? नागा साधु का जीवन बहुत ही रहस्यमयी होता है और उनके जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता सबको रहती है, लेकिन आजकल अगर आप नागा साधु के को अगर कहीं देखते होंगे, तो सबसे पहले मन में यह सवाल आता होगा कि इतने ठंड में ये नागा साधु बिना कपड़ों के या कोई भी साधु काम कपड़ों में कैसे जीवित रह लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। नागा साधु का जीवन बहुत ही संघर्षों भरा रहता है और उन्हें एक परिपक्व नागा साधु बनने में कई साल लग जाते हैं। चूंकि उनके इस सफर में संसार से उनका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो सारे सांसारिक सुविधाओं को भी त्याग देते हैं, जिसमें से वस्त्र भी आते हैं। नागा साधु के अतिरिक्त की अन्य सिद्ध पुरुष या साधु भी ठंड में काम कपड़ों में ही रहते हैं। नागा का अर्थ नग्न होता है। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही जीते हैं और साधना करते हैं। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया में लगभग 12 साल का समय लगता है, जिसमें 6 साल तक तो नागा पंथ में शामिल होने के दौरान वो लंगोट पहनते हैं, लेकिन जब कुंभ के मेले में नागा साधु का झुंड इकट्ठा होता है, तो इसके बाद वो लंगोट का भी त्याग कर देते हैं। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है और फिर महापुरुष की दीक्षा। इसके बाद ये यज्ञोपवीत होता है, जिसमें वह अपने परिवार और खुद का खुद से ही पिंडदान करते हैं। नागा साधुओं को क्यों नहीं लगती ठंड? अब चूंकि उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया है, तो वो हर मौसम में बिना कपड़ों के रहते हैं, चाहे कड़कड़ाती ठंड क्यों नया हो या चाहे वो हिमालय पर क्यों नया हो। -डिग्री तापमान में भी वो खुद को जीवित रख पाते हैं। इसके पीछे कुछ रहस्य है जो जानते हैं। दरअसल साधु या नागा साधु की तरह की साधना और योग जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, जो उनके शरीर को ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा रखता है, जैसे कि प्राणायाम। प्राणायाम आपके शरीर को बेहद गर्म रखने में प्रभावी है। इसके अतिरिक्त वो भोजन में कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो उनके शरीर को बेहद गर्म रखता है। आपने देखा होगा कि वे अपने पूरे शरीर पर भस्म या राख लपेटकर घूमते हैं। ये भस्म और राख एक तरह से उनके लिए इंसुलेटर का काम करता है, जो उन्हें मौसम के अनुसार ठंडा और गर्म रखता है। बहुत हद तक उनकी दिनचर्या, उनका अभ्यास, कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत और मानसिकता भी उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड से निपटने में मदद करती है।